पर बनाई रखिए अपनी नजर। जैसे ही और भी जानकारी आती है हम अपने दर्शकों को देंगे। हिंदुस्तान इस कोशिश में कि कैसे हमारी जो सरहदें हैं वो सुरक्षित रहें, और इसी बीच ये सुरक्षा सभा आज सुबह से ही आप आज तक पर देख रहे हैं। एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पाकिस्तान से रिश्तों पर एक अमर पंक्ति है, आप दोस्त बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। सच है, भूगोल इस बात की इजाजत नहीं देता। हम पड़ोसी नहीं बदल सकते पर उसके हौसले और हिम्मत को तो तोड़ मरोड़ सकते हैं, ताकि वो घर से लेकर सरहद तक आंख दिखाने की हिमाकत ना करे। मोदी के नए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को वो सबक सिखाया है जिसे आतंकिस्तान के हुक्मरान से लेकर आर्मी की जुबान तक बदल गई है। मोदी के हिंदुस्तान के नए तेवर से अब डरता है पाकिस्तान। इसी पर चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। जी पार्थसारथी साहब, फॉर्मर हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू पाकिस्तान, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल बासित जी हमारे साथ, फॉर्मर हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू इंडिया, जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, खास स्वागत है आपका, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, सेवानिवृत्त डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। अब्दुल बासित जी, जिन परिस्थितियों में हिंदुस्तान आज अपने पूरे एजेंडे को आगे ले जा रहा है, जिस तरह से उसकी ताकत पूरे विश्व में दिख रही है, सवाल पाकिस्तान के मद्देनजर आपसे है कि आखिर वो कौन सी राजनीतिक या फिर मजबूरी इसे कह लीजिए जिसकी वजह से पाकिस्तान आज भी आतंकवाद में एक पूरे मुल्क को धकेलता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाता है, पूरे विश्व की उस पर नजर है पर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आता। अब्दुल बासित जी। बहुत शुक्रिया अंजना आपका, और आपके सब देखने वालों को मेरा आदाब। ये तो आपका अपना पर्सपेक्टिव है, और मैं बहैसियत पाकिस्तानी फॉर्मर हाई कमिश्नर के उससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, आप जानती हैं कि हमने हमेशा बातचीत के ज़रिए अपने मसाइल हल करने की कोशिश की है, और आज तो भारत एक्चुअली मुश्किल में है। तमाम हमसाए उससे नाराज़ हैं। चीन के साथ जो इस वक्त कशीदगी है आपकी, नेपाल के साथ जो इस वक्त हो रहा है, तो इस वक्त तो भारत को खुद से थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन करनी चाहिए कि आखिर वो कहाँ खड़ा है और कहाँ जाना चाहता है। पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सही रास्ते पे गामज़न हैं। हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, और हम पीस चाहते हैं, हम कश्मीर और जम्मू के मुतनाज़े का हल चाहते हैं, और हमें मालूम है कि ये बातचीत के ज़रिए ही होगा। तो बाकी तो आपकी कंटेंशंस हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है और हमने हमेशा बातचीत ही की बात की है। अब्दुल बासित जी, इससे पहले कि मैं जनरल प्रसाद के पास जाऊं, एक सवाल का ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। हम लोगों ने आपको हाई कमिश्नर के तौर पर हिंदुस्तान में बहुत लंबे वक्त तक देखा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और इन तमाम दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान आपको ईमानदार दिखता है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए, ये भी बात आपकी, जहाँ तक हाफिज सईद का ताल्लुक़ है या मौलाना मसूद अजहर का ताल्लुक़ है, ये भी देखिए बुनियादी तौर पे एक प्रोपेगेंडा है जो आपकी तरफ से मुसलसल किया जाता है। हमने हमेशा आपसे यही कहा है, और जब मैं भारत में भी हाई कमिश्नर था तो मेरा आपके ऑफिशियल से यही कहना था कि देखिए, अब हमें ये जो पब्लिक में हम जाके रेटरिक करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम गेम करते हैं, इससे हमें अब निकलना चाहिए। अगर आपके पास हाफिज सईद साहब के ख़िलाफ़ कोई ऐसे ठोस शवाहिद मौजूद हैं या मौलाना अजहर मसूद के ख़िलाफ़ हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ ये बात बिल्कुल, कि कोई शवाहिद हमारे साथ शेयर नहीं किए गए और आज तक शेयर नहीं किए गए। तो आप क्यों ये समझते हैं कि हम भारत को खुश करने के लिए सिर्फ अपने जो हमारे शहरी हैं हम उनको जेलों में डाल दें, उनको फांसी के तख्ते पे लटका दें? ये तो कोई मुल्क नहीं करता। हमारे यहाँ भी कानून की चाराजोई होती है जिस तरह आपके यहाँ होती है। आपने देखिए ना, समझौता एक्सप्रेस के बाद तमाम जितने भी एक्यूज से सबको रिहा कर दिया। तो हमारे भी बहुत गिले शिकवे आप लोगों के साथ हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि बातचीत के ज़रिए ही हम इनको इन पे हल कोई निकाल सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें आप यकीन जानिए, पूरी ईमानदारी के साथ दोबारा आपसे ये कह रहा हूँ कि जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कभी भी मुकम्मल तौर पे बाहमी एतमाद पैदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये आप बात याद रख लीजिए। मैं तो शायद ना हूँ, हमारी आने वाली नस्लें भी इस तरह ही लड़ती रहेंगी। तो पहला सवाल मैं जो हमेशा करता रहा हूँ हाई कमिश्नर के तौर पर भी और आज भी, कि क्या भारत राज़ी है
जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को हल करने के लिए हमें लगता है कि वो नहीं है। इसीलिए 5 अगस्त के वाक़यात भी हुए और आप देखेंगे कि आगे भी यही हालात रहेंगे। और अगर भारत ने यही फैसला कर लिया कि इस खित्ते ने आगे नहीं बढ़ना, तरक्की नहीं करनी, तो ठीक है, हमें भी मंजूर है, हम भी लड़ते रहेंगे। जनरल प्रसाद, मुझे लगता है अब आपको जवाब देना चाहिए। अब तो हम पीओके का मौसम भी बता रहे हैं। जी देखिए, ये हाई कमिश्नर साहब से मैं मिला भी हूँ जब ये इंडिया में थे, और आपने कहा बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिए, तो मैं समझता हूँ इतनी ईमानदारी से इन्होंने जवाब दिया है उसकी हमें अवश्य प्रशंसा करनी चाहिए। इस जो बयान इन्होंने दिया, मैं समझता हूँ कि शायद ये पहले ही आपको मालूम होगा कि क्या बयान आएगा। पार्थसारथी साहब स्माइल कर रहे हैं, उनको भी पता था कि हमारे हाई कमिश्नर साहब क्या बोलेंगे, मुझे भी पता था क्या बोलेंगे, हाफिज सईद के बारे में क्या बोलेंगे। ये सब स्क्रिप्ट ऐसा लग रहा था कि हमारे पास ऑलरेडी है। पार्थसारथी साहब से पूछिएगा बाद में, वो भी कहेंगे लग रहा था स्क्रिप्ट हमारे पास है, क्योंकि हम हाई कमिश्नर साहब को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, इनसे कई दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। देखिए, बात इस समय भारत और चाइना की बातचीत की चल रही है, और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं वो चल रही है। अब पहले तो मैं छोटा सा व्याख्या कर दूं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में जब से 370 हमने हटाया है, जो कि एक लेजिटिमेट लीगल एक्शन है भारत सरकार का, जिसमें हमने कश्मीर को अपने देश में पूरा हक दिया है जैसे बाकी राज्यों को है, बाकी लोगों की पॉपुलेशन को है। तो आज इस पे पूरा कश्मीर भारत के संग पूरी तरीके से जुड़ चुका है, जो 1948 में नहीं जुड़ पाया था। तो वो बात तो अलग रही। दूसरी बात आपको समझनी चाहिए कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये एक कश्मीर का बिल्कुल अंग है, और अगर कश्मीर भारत में मिल चुका है तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी मिलना ज़रूरी है। ये हमारी पार्लियामेंट का भी एक रेजोल्यूशन है। तो खैर, इस बात को कैसे होगा, कब होगा, इस बात को अभी फ़िलहाल छोड़ दें। लेकिन मैं एक बात ये कहूँगा आपको कि जबकि चाइना की बात चल रही, तो मुझे याद आता है शायद दोनों हाई कमिश्नर साहब और पार्थसारथी साहब उनका नाम जानते होंगे, सुन त्जू करके एक बड़े भारी फिलोसफर हुए थे चाइना में, एक बड़े भारी मिलिट्री थिंकर हुए थे, और उनका एक कहना है, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज विच रिक्वायर्स नो बैटल, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज विच रिक्वायर्स नो बैटल। तो अब विक्ट्री हमारी चाइना के संग बिना बैटल के कैसे होगी, हमारी विक्ट्री पाकिस्तान के संग बिना बैटल के कैसे मुकम्मल होगी, ये तो अब टाइम बताएगा। इसमें रणनीति किस तरह चलती है, डिप्लोमेसी किस तरह चलती है, इकोनॉमिक फोर्सेस किस तरह रिएक्ट करती हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह रिवॉल्व होती है, वर्ल्ड की पावर्स किस तरह देखती हैं, इसमें कई एक मसले हैं। वो शायद दोनों फॉरेन सर्विस के बैठे हुए ये बता सकते हैं आपको, मैं तो मिलिट्री तौर पर बताता हूँ। तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के संग हमारी लड़ाई हो, हम ये नहीं चाहते। मेरा मानना है कि ऐसी कोई हालात पैदा हो जाए कि हमें पाकिस्तान में अटैक करके पीओके को अपने कब्जे में दोबारा ले लेना हो, कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा। लेकिन ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान हाई कमिश्नर से मैं अर्ज करूंगा कि मान लें कि कश्मीर इज एन अनडिस्प्यूटेड एरिया ऑफ इंडिया एज पर द डॉक्यूमेंट साइन बिटवीन द महाराजा एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक इन द 1948। तो उसमें बार बार जाने से कोई फायदा नहीं है। अब चाइना की बात रही, देखिए चाइना के साथ सुबह से बातचीत चल रही है। मुझे उम्मीद थी कि मालूम था, उम्मीद क्या कि जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद एकदम इसका डिटेल में खुलासा तो आने वाला है नहीं, क्योंकि मिलिट्री लोग तो ऐसे बात बताएंगे भी नहीं। तो हमारे कोर कमांडर साहब या तो वहाँ लिखकर या टेलीफोन में या जिसी तरह से शायद सुबह वो फ्लाइट लेके दिल्ली आई जाएँ, ब्रीफिंग करें यहाँ कि किस तरह की बातचीत हुई। लेकिन इसमें एक बात समझनी चाहिए, हमारे कोर कमांडर साहब जो आज गए हैं मीटिंग के लिए, वो पूरी तैयारी करके गए। उनके पीछे 2 ब्रिगेड कमांडर्स की मीटिंग हो चुकी है, उनके पीछे एक मेजर जनरल लेवल की मीटिंग हो चुकी है। उसको पूरे का निचोड़ इनको मालूम है। उनको ये मालूम है कि चाइना का पक्ष इस समय क्या है, हमारा पक्ष चाइना की तरफ क्या है। उसके अलावा उसके बाद 4-5 दिन का समय मिला हमारे कोर कमांडर साहब को, वो उन्होंने दिल्ली में कांटेक्ट किया होगा, आर्मी चीफ से बातचीत की होगी, नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर से की होगी, और मुझे लगता है कि पार्थसारथी साहब और बताएंगे, इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री का भी योगदान रहा होगा। तो जो हमारे कोर कमांडर साहब आज मीटिंग के लिए गए, वो फुल्ली प्रिपेयर्ड गए, नॉट ओनली ऑन द मिलिट्री मैटर
but also on matters concerning diplomacy, concerning economy, concerning geopolitical situation, concerning World Health Organization, a variety of issues. ठीक है सर, तो जब इस पे negotiations होती हैं तो they have always got to be from a position of strength. बिल्कुल, और इस पर हम चर्चा तो आगे भी करेंगे, लेकिन एक बार सुधांशु जी हम इसमें दिखाएंगे। हाँ, इस पर इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं, एक बार सुधांशु जी के पास चलते हैं। सुधांशु जी, इमरान खान ने नया पाकिस्तान की एक ऐसी छवि, एक ऐसा सपना अपने मुल्क को दिखाया कि लोग उनके साथ आए। धीरे धीरे वो सपना धराशायी हो रहा है, उसकी वो भरपाई कर नहीं पा रहे हैं। इधर आर्टिकल 370 का हट जाना और पीओके पर हिंदुस्तान का आक्रामक रुख अब इस तरह से बदहजमी पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से हम इस तरह का रवैया देख रहे हैं। दूसरी तरफ वो अग्रेशन जो हम लगातार देखते हैं, इमरान खान अब डायरेक्टली प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहे हैं, और अब्दुल बासित साहब कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर पर बातचीत नहीं होगी तब तक मसला हल नहीं होगा। आपका जवाब उस पर? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि पाकिस्तान अपनी पैदाइश के 72 साल के इस दौर में आज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली, यानी रणनीतिक, राजनयिक और आर्थिक दृष्टि से सबसे बुरे दौर में। अब अब्दुल बासित साहब ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर की बात नहीं होगी, वो इतने सीनियर डिप्लोमेट हैं। आपको तो याद होगा बासित साहब, इससे पहले जब कभी जम्मू कश्मीर का मामला उठा करता था 10 साल पहले, तो डिप्लोमेटिक इक्वेशन दुनिया में क्या होती? एक अकेला रशिया हमारे साथ होता था, बाकी लगभग पूरी दुनिया आपके साथ होती। आज क्या हालात है? इकलौता चाइना आपके साथ खड़ा होता है, बाकी बाय एंड लार्ज पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है, इंक्लूडिंग द अरब वर्ल्ड। मुस्लिम कंट्रीज में भी एक मलेशिया और टर्की को छोड़ दिया जाए अपवाद स्वरूप, तो अब कोई पाकिस्तान उसका सपोर्ट नहीं ले पाता है। याद करिए 71 के वॉर के समय में तो एक दौर ऐसा भी आया था जब ऐसी न्यूज आई थी कि ईरान के शाह पहलवी ने तय किया था कि वो पाकिस्तान के समर्थन में फौज तक भेज देंगे। तो हालात में कितना बदलाव आया है, इसको आप समझ सकते हैं। अभी दूसरा, आपने अपनी बातचीत में एक जिक्र किया समझौता एक्सप्रेस का। अब समझौता एक्सप्रेस में ये बताइए, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हिसाब से कौन दोषी है? उन्होंने तो पाकिस्तान को माना हुआ है। आरिफ कसमानी को उसी टेरर फंडिंग का दोषी माना गया है। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी बीवी फौजिया का स्टेटमेंट है। ठीक है, हमारे यहाँ एक स्टेटमेंट पे उन्होंने पहले एक डायरेक्शन में जाके यूं टर्न लिया था, मगर चार्जशीट कभी फाइल नहीं कर पाए। अब आप दूसरी तरफ देखिए, ये तो आपके सबसे बड़े सपोर्टर पाकिस्तान, अमेरिका ने माना हुआ था कि समझौता एक्सप्रेस आपके यहां से हुआ है। अब देखिए चाइना ने क्या किया था। याद करिए 2016 में ग्वांगझू में G20 समिट हुई और 5 देशों के नागरिकों के लिए, ये मीडिया रिपोर्ट आई, मैं पहले से कहता हूं, बाद में ऑफिशियली चाइना ने इसको डिनाई किया, पर बड़ी स्ट्रांग मीडिया में रिपोर्ट थी कि 5 देशों के नागरिकों के लिए बाकायदा होटल्स को अनरिटन इंस्ट्रक्शन था कि इनमें से किसी को उस समिट से 1 महीना पहले से भी कोई कमरा नहीं देना। उनमें एक पाकिस्तान भी था। अब ये दो वो मुल्क जो आपके सबसे खास माने जाते हैं, चाइना और अमेरिका, उन दो की नजर में आपकी ये वक्त है। और आज कश्मीर के मुद्दे पे बताइए कितने लोग खड़े हुए आपके साथ, और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री तक तो खुल के आया नहीं आपके साथ। अब आपको कैसे लगता है कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान बराबरी तो छोड़िए, कहीं पर भी स्टैंड कर सकता है भारत के सामने आज के इस हालात में, जब हमारा मुकाबला चीन के साथ और कोरोना वायरस के बाद की स्थिति में कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली चीन भी हमसे कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी, ये सोचना तो मेरे विचार से बहुत समझदारी का नजरिया नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगी इसका जवाब अब्दुल बासित जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले जी पार्थसारथी साहब आपके पास आते हुए, एक डिप्लोमेट के तौर पर हम देखें तो अब्दुल बासित जी के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी इस बात को डिफेंड करना, जी पार्थसारथी साहब, जब इमरान खान ने सितंबर में पिछले साल खुद ही मान लिया था कि हमारी आर्मी, हमारी आईएसआई टेरर ग्रुप्स को यहां पर मेंटोर करती रही है, हमने आतंकवाद के ढांचे को इस मुल्क में तैयार किया। दशकों से जो बीमारी यहां पर रिस गई, उनके नसों में घुल गई, उसको लेकर खुद जब प्रधानमंत्री ही स्वीकार कर ले तो फिर कोई डिप्लोमेट कैसे डिफेंड करे अपने कंट्री को? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अब्दुल बासित जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ और अच्छी हमारे निजी संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन एक बात ये इनको साफ समझना चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत की झूठ बोलने की आदत है। जब मैं पाकिस्तान में था कारगिल के जंग के समय, जिससे भी जाके मिलूं, अरे वो तो मुजाहिदीन हैं, हमारी सेना नहीं है जो लड़ रहे हैं आपके खिलाफ। ये तो अब एक स्वाधीनता का एक जंग है। जब पकड़े गए सब पाकिस्तान फौज के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे। जब हमने उनके शरीर को वापस भेजा कब्रिस्तान के लिए,
तो उन्होंने कबूल नहीं किया। ये है इनका हाल झूठ बोलने का। और अब भी यूनाइटेड नेशंस में जो कार्रवाई की जा रही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, हमारे खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ है। और ये ख्वाब भूल जाइएगा कि पाकिस्तान कभी कश्मीर के पर कब्जा कर सकता है या कश्मीर के पास आ सकता है। एक ही सवाल है मेरे लिए, हमें वापस चाहिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान, फिर देखा जाएगा। दूसरी बात, ये हमारी आज की नीति है और पाकिस्तानियों को समझ लेना चाहिए। और दूसरी बात ये, इस जो हमारे मतभेद अभी चीन के साथ हैं, इसका फायदा उठा नहीं सकते हैं। हाँ, हम जानते हैं आपके लोग तो लायक नहीं है, पाकिस्तान के लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए या मिसाइल बनाने के लिए, ये चीन आपको देता है। लेकिन चीन के साथ भी हमारे संबंध एक और रिश्ते जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। मतभेद तो हैं, अभी अक्सा चीन का विषय तो कई सालों से रहा है और अभी कोर कमांडर्स मिल रहे हैं। इसके बाद इस लेवल पर ये हल नहीं होगा, लेकिन कुछ समझ आएगी दोनों तरफ से, तनाव तशद्दुद नहीं रहेगा और बातचीत से आगे ले जाएंगे। देखिए, ये तीसरी बार है 62 के जंग के बाद जब इस तरह से हुआ है। पहले हुआ सुंदरौंगचू में 1982 को, जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था, तो मैं पूरी जानकारी है। और मुझे जानकारी ये भी है कि कैसे आप उस समय जनरल सुंदर जी ने चीन के फौज का पसीना उतार दिया था और फिर उसके बाद बातचीत हुई। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये हुआ था, और ये अच्छी बात है, क्योंकि उसके और जो अब हो रहा है इसके बारे में भी हम ज्यादा कहेंगे नहीं, बातचीत होगी और बातचीत से ये हल होगा। चीन के एक और बात, चीन के जो रिश्ते हैं हर एक पड़ोसी के साथ बिगड़े हुए हैं। अगर आप देखें जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सबके साथ इन्होंने सागर के इलाके छीन लिए हैं मैरीटाइम बाउंड्री पर, सब इनके खिलाफ है। चीन जानता है कि जब वो विषय आया इसके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कि एक जांच हो वुहान के में जो हुआ वायरस के बारे में, चीन ने उसे खिलाफत की। लेकिन हमने सबको इकट्ठा करके 130 वोट जारी करके चीन को बताया कि आप निकल नहीं सकते, और अब हम WHO के असेंबली के चेयरमैन हैं। तो हम पाकिस्तान के सिर्फ एक चीज है, भारत भारत भारत, वो कुछ तो पिछड़े रह गए हैं ये सारी इलाके में और तरक्की में, तो करते रहे। हमारी एक नजर है चीन के साथ, हमारे रिश्ते बड़े हैं, बिगड़े हैं जरूर इस पर, लेकिन बातचीत जारी है। वो यहाँ हमारे यहाँ जिहादी तो नहीं भेज रहे हैं, उनका कोई लश्कर तैयबा तो नहीं, अगर सामना करते हैं अपने फौज के साथ करते हैं। पाकिस्तान के फौज तो कायर हैं। 1971 में हमने सीखा, 93,000 लोग सरेंडर किए, तो वो लड़ नहीं सकते, वो अपने ही लोगों पर रोब जमाए रखते हैं। तो चीजों पर हमें आराम से करना चाहिए। पाकिस्तान जो समझे ना समझे, हम चीन के साथ हमारे जो ये समस्याएं हैं उसका हल करेंगे बातचीत। अब्दुल बासित साहब, इसका सीधा जवाब आप दें। उन्होंने सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान की सेना तो कायर है। क्या POK का हाथ से निकल जाने का खौफ इस वक्त आपके देश के हुक्मरान को इतना बौखला रहा है, जिसकी वजह से ये नीति, ये तरीका? अच्छा, 2-3 चीज़ें मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों ने कही हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो मैं जवाब दे दूं। एक तो चुद्रवर्दी साहब ने कहा कि पाकिस्तान तनहा खड़ा है, कोई मुल्क सपोर्ट नहीं कर रहा, इवन के OIC के ममालिक भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे। चलिए, मैं जो वो कहते हैं मान लेता हूँ, लेकिन हमारा मसला ये नहीं है। हमें इस पे बड़ा यकीन है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं, और हमारी यही ताकत है। जम्मू और कश्मीर का जहाँ तक मामला है, हमें इस बात पे पूरा यकीन है कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं।
तो भले अमेरिका सर ना भी आपके हमारे साथ तो पीओके के लोग भी खड़े नहीं है इस वक्त। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी जी, आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल आप पूरी करें सर, बस इतना कहना था कि अभी तो पीओके के लोग भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक हमारी कामयाबी है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कम्युनिकेशन लॉकडाउन के बावजूद, कर्फ्यू के बावजूद और बहुत से स्टेप्स के बावजूद भी भारत उनके हार्ट्स एंड माइंड्स नहीं जीत सका। वो आज ही पाकिस्तान का झंडा उठाकर मसाजिद जाते हैं, पाकिस्तान की फेमस में नारे लगाते हैं, और ये सब चीजें आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल, हम तो जो जानते हैं वो सच है। देखिए सर, आप गलत कुछ बोलेंगे तो मुझे टोकना ही पड़ेगा। पार्थसारथी साहब इंटरप्ट करना चाह रहे हैं। सबको पता है कश्मीर में एक भी घटना ऐसी नहीं हुई, एक भी घटना नहीं हुई जो ये साबित कर सके कि आपकी बात सच है। कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है और यही आपको परेशान कर रहा है बासित साहब। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो लोग भी शहीद होते हैं उनको पाकिस्तान के झंडे के रैप करके लपेट के दफनाया जाता है, ये तो आप भी जानती हैं। बिल्कुल नहीं जानते, आप झूठ बोल रहे हैं सब। बुरहान वानी शहीद के जनाजे, अच्छा आप आतंकियों की बात कर रहे हैं जिनको पैसा और फंडिंग पहुंचाते हैं आप। अच्छा आपकी बात आतंकियों से थी। रियाज नाइकी के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग आना चाहते थे, लेकिन आपने वो लाश बहुत अच्छा किया कि आपने आतंकियों को ऑन अप कर लिया सर। और देखिए जहां तक आप आजाद जम्मू और कश्मीर, और फिर आपने किसी एक साहब ने कहा कि तो अनडिस्प्यूटेड है, ये सारा इलाका डिस्प्यूटेड है। अक्साई चीन भी डिस्प्यूटेड है आपके लिए, शक्सगम वैली भी डिस्प्यूटेड है। अगर वो डिस्प्यूटेड है तो फिर मकबूजा जम्मू और कश्मीर भी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि ये सारे इलाके आपस में साथ दिखाई जवाब देना चाह रहे हैं। और जो हमारा एग्रीमेंट चाइना के साथ हुआ है मार्च 1963 में, 1963 में, उसमें एक बड़ी प्रोविजन है कि अगर हम जब ये रेफरेंडम हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में तो उसके बाद उसको रीओपन किया जाएगा। तो हमारे तरफ से तो बिल्कुल मसाइल ठीक हैं। जहां तक आपने बात की कुछ लोगों ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर की, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर डिप्लोमेसी खुदा ना खास्ता फेल हो गई और आपके मजालिम जो हैं वो जारी रहे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, तो पाकिस्तान की फौज में इतनी ताकत है कि फिर कुछ और कार्रवाई भी करे। तो आप ये भी सोच लीजिए कि आपको टू फ्रंट सिचुएशन का सामना भी हो सकता है। सुधांशु जी देखिए, अब्दुल बासित साहब ने अभी ये जो बातें कही, इसमें 2-3 पॉइंट्स एकदम साफ हो गए। पहला, उन्होंने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया, बल्कि मैं कहूँगा डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया कि वो कश्मीर में दहशतगर्दों या आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने यह भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये सो कॉल्ड कश्मीर की आजादी की लड़ाई कश्मीर की आजादी नहीं, पाकिस्तान के साथ कश्मीर की गुलामी की लड़ाई। तीसरी बात, उन्होंने 63 के चाइना के साथ अपने समझौते का उल्लेख किया, जिसमें सक्षम वैली उन्होंने चाइना को दे दी थी, जिसमें उस रेफरेंडम की बात कही। वैसे शिमला पैक्ट के बाद उस रेफरेंडम का कोई मतलब नहीं रह गया। फिर भी अगर उस रेफरेंडम की बात करना चाहते हैं जनाब, तो यूनाइटेड नेशंस में क्या कहा गया था कि पूरा कश्मीर भारत के कंट्रोल में होगा और उसमें रेफरेंडम होगा। तो पहले पूरा कश्मीर लेके हमको दे दीजिए और चाइना से ली हुई सक्षम वैली 63 वाली वो भी वापस कर दीजिए, फिर रेफरेंडम की बात करिए, तो बात में ईमानदारी नजर आएगी। अब आपने उससे पहले जो कहा था कि आपके साथ कौन नहीं है, तो मैं तो कहना चाहूंगा साहब, हम तो जब बने थे तो हम तो सेकुलर देश थे, हजारों सालों से पंथ निरपेक्ष देश। आपकी जो पैदाइश हुई वो तो इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर हुई थी। उस जमाने में ये गाना चलता था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, भारत के गाने की नकल पे, कि बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। मगर वो कैसे रहे परचम हिलाल के कि 25 साल में आप मशरकी पाकिस्तान बंगालियों को अपना नहीं रख पाए, इस बात पे छोड़ दिया, कैसे बंगालियों को पावर दे देंगे। अब आप आइए बलूचिस्तान, वो आपके साथ कितनी मोहब्बत रखते हैं, सबको दिख रहा है। फाटा में सबको दिख रहा है। गिलगित बल्तिस्तान, जो भी अंजना जी ने कहा, पीओके में, वो क्या दिख रहा है। और तो और मुहाजिरों, अहमदिया, शियाओं, अरे किसका था ये इस्लाम भाई, इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे। चलिए आप कह रहे कश्मीर में तो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई आपके नजरिए में आप कह रहे हो रही है, ये पाकिस्तान में किसकी लड़ाई हो रही है? ये पेशावर और लाहौर की लाल मस्जिद के धमाके क्या है भाई? ये काबुल और ढाका के धमाके क्या है? ये तो आपसी में लड़ रहे हैं। तो मेरे विचार से आप अगर ईमानदारी से देखें कि आप कहां से कहां पहुंचे हैं आज, तो आपको तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आज हालत यह है कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने कोरोना के दौरान हाइड्रोक्लोरोक्विन भारत से मांगी थी। ये बताइए वहां से क्या मांगते हैं?
पाकिस्तान से मांगते हैं कि अपने टेररिस्टों की लिस्ट वो दे दीजिए। और मसूद अजहर के मामले पे चाइना को भी पीछे हटना पड़ा और यूएन ने उसको आतंकवादी घोषित कर दिया। इसलिए मेरा मानना है कि आप जैसे समझदार आदमी को रियलिस्टिक होकर करना बात करें। याद करिए, आपके एक प्राइम मिनिस्टर थी, सादिक वजीर आजम मरहूम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 1990 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोली थी कि हम कश्मीर लेके रहेंगे चाहे 1000 साल घास की रोटी खानी पड़े। 30 साल गुजरे हैं, कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गई है। और अगर चाइना और अमेरिका खैरात ना दे तो मैं कहना चाहूंगा आपके घास की रोटी खाने के हालात हो गए। तो मेरे विचार से अगर पाकिस्तान की आवाम की भलाई है तो उसमें कि पाकिस्तान भारत से बेहतर संबंध बना के रहे। मिस्टर बासित, देखिए, अब मैं जो सारी बातें चतुर्वेदी साहब ने कही हैं, इसके पहले तो पाकिस्तान को ये बात आप जान लीजिए कि पाकिस्तान की अगर हमारे इकोनॉमिकली ठीक है, हालात उस तरह नहीं है, तो आपके यहाँ भी हालात को इतने अच्छे नहीं हैं। 300 से 400 मिलियन लोग अभी भारत में जो खतरे गुर्बत है उससे नीचे रह रहे हैं। हमने अभी देखा जिस तरह कोरोना वायरस के हवाले से लोग 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर पैदल सफ़र करके जा रहे हैं। हमने हालात देख लिए हैं आपके भी। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा एहसान है और हम इस पर फ़ख्र करते हैं कि हमने इस्लाम के नाम पे, अपने मज़हब के नाम पे, दीन के नाम पे एक हमने हासिल किया अपने लिए एक मुल्क। हमने जो है यहाँ पे जिस तरीके से अपने आप को, हम एक ज़माने में भारत क्या चीन से भी बहुत आगे थे, लेकिन भारत चूँकि भारत की एक ख़ास साजिश है, आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब का एक ख़ास ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है, कातिलिया की फिलॉसफी है, तो आप हमें डिस्टेबलाइज करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और आपकी ये भी ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरीके से सी पैक भी थ्वाट हो जाए, BRI भी ना चले, लेकिन हम इंशाल्लाह ये होने नहीं देंगे। आप याद रखिए कि पाकिस्तान के लोग जो हैं और जो पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस हैं, हम बिल्कुल यूनाइटेड हैं व्हेन इट कम्स टू कश्मीर एंड इट कम्स टू इंडिया। हम अपनी जानें भी दे देंगे कश्मीर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मुल्क की हर इंच की जो है टेरिटरी को सिक्योर करने के लिए। जहाँ तक मैं बार यही बात कर रहा हूँ कि मुझे ख़तरा है कि खुदा न खास्ता अगर आप लोगों के जुल्म और तशद्दुद बढ़े, दहशतगर्दी बढ़ी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, रियासती दहशतगर्दी, तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों के लिए पैदा ना हो जाए कि चाइना भी आपसे नाराज़ हो जाए और पाकिस्तान भी आपसे नाराज़ हो जाए और कहीं टू फ्रंट सिचुएशन आप लोगों के लिए न बन जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि भारत होश के नाखून ले और पाकिस्तान जिस तरह आप चीन के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, बासित साहब तो जो आप कह रहे हैं वो आप कश्मीर खुद भी सुन रहे हैं, क्योंकि आप तो एक डिप्लोमेट रहे हैं, आपने पूरी दुनिया देखी है। सर एक सेकंड बस ठहर जाइए, जो आप कह रहे हैं जरा ठहर कर सोचिए। जो आप कह रहे हैं, आप कहते हैं दीन ईमान के नाम पर आपके मुल्क ने एक बहुत कुछ हासिल किया है। झोली में झांक कर देखिए, आतंकवाद के अलावा, गुर्बत के अलावा कुछ हासिल नहीं किया है। जिस तरह के कट्टरवाद को आपने प्रोपोगेट किया है, इंटरनेशनली अक्लेम टेररिस्ट को पनाह देते हैं आप। एबटाबाद आपकी सच्चाई पर वो मुहर है सर जिसको आप कभी नहीं नकार पाएंगे। जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी फोर्सेस ने मार गिराया था, क्या बात कर रहे हैं सर? हम बीजेपी या RSS की तरह एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं। इस्लाम एक मॉडरेट दीन है, मजहब है कि RSS में इंतहा पसंद मुसलमानों का वहाँ क्या हशर हो रहा है इंडिया में। जनरल प्रसाद जवाब दे रहे हैं, क्या हशर हो रहा है, मैंने खुद वहाँ रहकर देखा है, मुझसे कोई बात छुपी नहीं हुई है मोहतरमा। मैं सब जानता हूँ कि मुसलमानों की आज भी मुसलमान मुझसे वहाँ भी मत छिपिए इस झूठ के पीछे, इस प्रोपेगेंडा के पीछे मत छिपिए सर। बासित साहब, अब्दुल बासित साहब, इस प्रोपेगेंडा के पीछे मत छिपिए। देखिए, आप इस वक्त 3-4 वहाँ बैठे हैं, मुझे एक बंदे को तो बात करने का मौका काइंडली दे रही हूँ। बासित साहब आपको टाइम पूरा दे रही हूँ, जवाब देना चाह रहे हैं जनरल प्रसाद। देखिए भारत में भी एक बात मैं जरा कह दूं बासित साहब, बेशुमार इश्यूज हैं भारत के, लेकिन हमने कभी उन पे उस तरह उठाया नहीं है। आप चाइना की बात कर रहे हैं कि हमसायों के साथ ताल्लुकात पर, तो साथी साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन भारत आज कहाँ खड़ा है? जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बांग्लादेश आपसे नाराज़ है, भूटान चीन के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करना चाहता है, वो आप कायम नहीं होने देते, नेपाल आप उसकी टेरिटरी ले रहे हैं। मैं जरा बात बताऊं इनको दो तीन। ठीक है, अब जनरल प्रसाद जवाब देना चाह रहे हैं सर, बारी बारी से। जनरल प्रसाद, फिर जी पाता साहब। हाँ जी,
जी एम्बेसडर बासित साहब ने कई एक बातें कह दी और मैं समझता हूँ इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा तब तक ये जंग चलती रहेगी। देखिए, बासित साहब को ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में सरकार चलाती है उनकी आर्मी, और उनकी आर्मी के पास क्या है चलाने के लिए? एक भारत उनका एक दुश्मन है, और अगर भारत दुश्मन है तो पाकिस्तान आर्मी की इज्जत है, और पाकिस्तान आर्मी की इज्जत है तो उनका प्रधानमंत्री वो खुद चुन के बनाते हैं। तो इस समय बासित साहब भी ये समझते हैं कि सारी हरकत पाकिस्तान आर्मी, अगर कश्मीर का मसला हल हो जाएगा तो पाकिस्तान आर्मी की अहमियत क्या रहेगी? फिर तो पाकिस्तान आर्मी हैज़ टू गो बैक टू डेमोक्रेसी। फिर उनका इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बनेगा, फिर तो जो आवाम चाहेगी उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो इसलिए वो इस किस्म की हरकत पाकिस्तान आर्मी करती रहेगी सो दैट दे रिमेन रेलेवेंट। खैर, ये तो मासिद साहब माने ना माने इनकी खुशी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हाईली एजुकेटेड हैं, इतने वेल एक्सपीरियंस डिप्लोमेट हैं, इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी रन्स दैट कंट्री एंड द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड सेलेक्टेड बाय द पाकिस्तान आर्मी। खैर, ये तो बात रही। दूसरी बात इन्होंने एक बड़ी गंभीर कह दी कि टू फ्रंट वॉर ना हो जाए कहीं। यानी इन्होंने कह दिया कि एक तरफ चाइना से भारत के रिलेशन ख़राब होते चले जा रहे हैं, इधर पाकिस्तान से हो रहे हैं, तो हमें कह रहे हैं कि भाई आप ध्यान करें कहीं टू फ्रंट ना हो जाए आपके लिए। बासित साहब ने कई दफ़ा हमारे सेना प्रमुख के बयान भी सुने होंगे, हमारे और जो सेमिनार्स होते हैं उसमें भी इन्होंने शायद हिस्सा भी लिया होगा, और इनको मालूम है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी फॉर अ टू फ्रंट ओपनिंग। अभी हमारे एयरफोर्स की पिछले साल एक बड़ी भारी एक्सरसाइज होती, बासित साहब ने ज़रूर उसके पर गौर किया होगा। हमारे आर्मी सेना आज के अध्यक्ष नहीं, परसों के अध्यक्ष, कितने सालों से अध्यक्ष कहते आ रहे हैं, वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर अ टू फ्रंट वॉर। तो आप इसकी ज़्यादा चिंता मत करें। और एक बात इसमें और ज़रा मैं जोड़ दूं कि ये आपका कुछ वहम है कि एक टू फ्रंट वॉर होगी, यानी कि अगर हमारी पाकिस्तान से किसी ना खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गई तो चाइना हमारे ऊपर हमला करके हमें डाइवर्ट करेगा। देखिए, चाइना किस हद तक कहाँ करेगा उस बात को आप अभी ध्यान से न देखें, इतनी अहमियत न दें, ध्यान से देखिए पर इतनी अहमियत न दें। चाइना के लिए भी इंडिया कितना इम्पोर्टेंट है इस समय, चाइना का क्या स्टेक्स है इंडिया के अंदर, चाइना इस वक्त इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वेदर इट इज़ इन द जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड और वेदर इट इज़ इन द इकोनॉमिक फील्ड। तो अगर इस सब चीज़ को देखें आप तो चाइना स्टेक्स इन इंडिया वेरी हाई। तो चाइना एक ऐसी छोटी सी बात के ऊपर एकदम टू फ्रंट फुल फ्रंट नहीं खोलने देगा। उसको ठीक है छोटी मोटी छुटपुट करेगा, उसका हम लोग जायजा ले लेंगे। तो बासित साहब इस बात से आप जरा संतुष्ट रहिए कि डोंट वरी अबाउट टू फ्रंट वॉर, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव डेमोक्रेसी, दैट इज द ओनली गुड वे यू कैन गो फॉरवर्ड। अगर आप डेमोक्रेसी नहीं लाएंगे, आप आवाम के जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो नहीं बनाएंगे, तो फाइनेंशियल टास्क फोर्स भी आपके पीछे पड़े रहेगी, यूनाइटेड नेशन भी पीछे पड़ा रहेगा, और ये सब चीज़ें आपके लिए मैं समझता हूँ आई एम स्पीकिंग मोर लाइक अ डिप्लोमेट देन पार्थर सारथी स्पोक। पार्थर सारथी साहब ने तो सीधा ही ठोक दिया, मैं तो बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बोल रहा हूं। और वो कह रहे हैं कि जी पार्थर सारथी साहब के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है। तो जरा जी पार्थर सारथी साहब, वो कह रहे हैं कि उनके मन में आपके लिए बहुत सम्मान है, लेकिन जो बातें वो कह रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के लिए वो तो बहुत सम्मानजनक नहीं है। आप ही का जवाब उनको। चीज है, निजी संबंध होते हैं, और जब आप एक राजनीतिज्ञ होते हैं तो दूसरे देशों के राजनीतिज्ञों से मिलके किसी संपर्क तो रखना ही पड़ता है ना। तो मैं उनसे जो उन्होंने कहा उससे ना इनकार करना चाहता हूँ ना जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन उनको ये समझ लेना चाहिए कि भाई भारत हिलने वाला नहीं है। आप कहते हैं कि बांग्लादेश को देखिए भारत के खिलाफ है, अरे तौबा तौबा, बांग्लादेश की शेख हसीना आपके मुल्क के पास जाती नहीं, सार्क समिट के लिए नहीं गई। तो जरा सोच समझकर डिप्लोमेट होते हुए, हाई कमिश्नर होते हुए ऐसे गलत बातें नहीं कहना चाहिए जिसे कोई नकार सके। लेकिन रहा सवाल जो आप कह रहे हैं, चीन के साथ हमारे संबंध बहुत ही एक किस्म के कॉम्प्लेक्स हैं। हाँ, गहरे मतभेद हैं हम दोनों के बीच कई विषयों पर, लेकिन चीन आपके जैसे भारत के अंदर आतंकवादी नहीं भेजता। उसका सामना करता है तो आके सामना करता है, कुछ हिम्मत है उनमें,
वो कहते हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि एवरी कंट्री हैज एन आर्मी बट इन पाकिस्तान द आर्मी हैज अ कंट्री। ये असलियत और आप जानते हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, ये कश्मीर वगैरह का ख्वाब छोड़िए। अब बात आगे निकल रही है, आप यूनाइटेड नेशंस ले गए, वहाँ यहाँ ले गए, वहाँ ले गए। अब भी आप जाके सऊदी अरब या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बात कीजिए, वो आपको पता लग जाएगा कि आपके सीमा कहाँ है। मेरा कहना ये है, जो असली हाल जो अभी है, अब भी कोर कमांडर मिले हैं उनके काउंटर पार्ट से, बातचीत हुई है लोकल, वो तो हल नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक फ्रेमवर्क बना है जिससे हम आगे जा सकते हैं। चीन के बयान देखिए, हमारे बयान देखिए, दोनों मिलते हैं कि हाँ मतभेद हैं, डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम इसे बातचीत के जरिए शुरू करेंगे। आप अगर आप मैं आपके आपका मतलब आपका फौज, जैसे कि मैंने कहा इन पाकिस्तान द आर्मी एज अ कंट्री, यानी पाकिस्तान में पाकिस्तान का कोई फौज नहीं है, फौज का एक पाकिस्तान है। तो ये होते हुए ये भी उनको समझा दीजिएगा फौज को कि ये मुझे जरा ज्यादा समझ, जो जनरल बाजवा है ज्यादा समझदार समझते हैं, लगते हैं कि ये सब छोड़ दीजिए, अपने ही मुल्क को ठीक बनाइए और फिर देखा जाएगा। जी आपके साथ हमारे कोई रिश्ते की जरूरत नहीं है। हम सार्क पे नहीं जाते, सार्क भी बंद हो गया है। हम बाकी देशों के साथ, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, बिम्स्टेक के जरिए बात कर रहे हैं। तो बातचीत हमारी चलती रहेगी पड़ोसियों के साथ। जी। अब कोरोना वायरस के लिए हमने इतना प्रयास किया कि कॉन्फ्रेंस बुलाया, आपके लोग नहीं आए, लेकिन दूसरों के साथ मिलकर बात आगे बढ़ती जा रही है। मैं इस बार पाकिस्तान के बारे में चिंता नहीं करता, जी। इसलिए कि जब तक ये हाल हो कि वहां में फौज सरकार है और सरकार निकम्मा है, तो जानते हैं फौज को भारत के खिलाफ एक किस्म का नफरत फैलाना उनके लिए जरूरी बात है, नहीं तो उसके बिना वो पाकिस्तान पर अपना जोक कैसे जमाएंगे। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि आराम से बात करें, चीन के साथ आप फिक्र ना करें, हम बातचीत के जरिए, मैंने कहा 3 बार हो गए हैं, डोकलम में 1 साल पहले हुआ, उससे पहले सुंदरंगचू में हुआ, ये चलता रहेगा कि वो भी सीमा तो तय नहीं हुआ है। लेकिन एक बात मैं बासित साहब को समझाना चाहता हूँ कि 2005 में जब वेन जियाओबाओ आए इंडिया में, तो वेन जियाओबाओ और मनमोहन सिंह ने एक समझौता पर दस्तखत किया सीमा पर, और उसमें क्लियरली दिया गया है कि ये सीमा के जो मतभेद हैं इसका हल कैसे होगा। और मैं जानता हूं कि जब उचित समय आए तो उसी फ्रेमवर्क के जरिए सीमा का विषय उनके साथ तय कर देंगे। चीन तो हमारे खिलाफ जिहाद तो नहीं चला रहा है। चीन तो ये नहीं कह रहा है कि हम 1000 साल की लड़ाई लड़ेंगे। चीन की जरूर एक अपना साथ आत्मसम्मान है, समझता है कि एशिया में वो हर चीज कर सकता है, लेकिन वो भी सीख लेगा। जी, सुधांशु जी भी बोलना चाह रहे हैं, एक साथ बोल लीजिए, फिर बासित जी से दोनों का जवाब देंगे। सुधांशु जी। देखिए, अभी जो बात कही मासारथी जी ने, उससे मुझे एक चीज ध्यान आई। जो लास्ट सार्क समिट हुई थी, उसमें इस इलाके के 2 बड़े मुस्लिम कंट्री, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, दोनों ने अपने यहाँ के टेररिज्म के लिए पाकिस्तान को दोषी माना था। काबुल के धमाकों में अफगानिस्तान की सरकार का ऑफिशियल बयान है कि पाकिस्तान का हाथ है। जो ढाका में किलिंग हुई थी कुछ साल पहले, वहां मॉल में अटैक हुआ था, उसमें ओपनली उनका बयान है कि उसका हाथ है। अभी जो कोलंबो में चर्चेस में अटैक हुए, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सिटीजन निकाले गए, ओपनली श्रीलंका की सरकार का बयान है कि पाकिस्तान का हाथ है। तो भाई, आप जिसको बर्राए सगीर कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप, वहां आपकी हालात क्या है, बाकी दुनिया तो देख लीजिए। आपका सबसे नजदीकी हम सफर, हम निवाला, हम प्याला, हमराज यूनाइटेड अरब अमीरात ने मोदी जी को ऑर्डर ऑफ जायद दिया। तो इससे आपको यह समझना चाहिए कि आज आप यहाँ पर ऐसे हैं कि आप जिधर भी दीदार करेंगे, हर नजर आपको गुनहगार की तरह ही देख रही है।
चारों तरफ आप देखिए। अब जो चाइना की बात है, मैं एक छोटा सा वाक्य बताना चाहता हूं। 2011 में मैं चाइना गया था और पूरे साउथ ईस्ट एशिया के यंग लीडर्स गए थे, उसमें पाकिस्तान के लोग भी थे। मैंने ये प्रश्न पूछा वहां के सेंट्रल कमेटी के फॉरेन डिपार्टमेंट से अबाउट द इनसर्कलिंग ऑफ इंडिया। तो जानते हैं उनकी चीफ लेडी थी, नाम किसी का नहीं ले रहा हूं मैं, उनका क्या जवाब था? साहब आप ये कह रहे हैं कि चाइना इनसर्किल कर रहा भारत से, चाइना में ये डर है कि भारत जापान, ताइवान, कोरिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चाइना को इनसर्किल कर रहा है। आपके जो लोग गए होंगे उस दौरे में, उसमें आपके यंग लीडर्स पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के भी थे और नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग के भी थे, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो चाइना से हमारी क्या स्थिति है, जो पार्थसारथी जी ने अभी कहा, वो बड़ी अलग है साहब। अगर अमेरिका में बैन लग गया, उसके बाद अगर भारत की मार्केट नहीं मिली तो चाइना के तो अंदरूनी हालात ऐसे हो जाएंगे। अगर एक्सपोर्ट वहां पे कम हो गया, अथॉरिटेरियन रिजीम को संभालना मुश्किल होगा। वो एकदम एक अलग चीज है। तो आप जैसे समझदार आदमी को तो सारी बातें समझनी चाहिए, ठीक है, दिखाई पड़नी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे अब्दुल बासित जी, एन इंडियन टू अ पाकिस्तानी, समझ लीजिए ये सवाल है। जहां पर पूरा विश्व इस वक्त अब्दुल बासित साहब कोरोना के लिए दवा, वैक्सीन बना रहा है, हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में तमाम मल्टीनेशनल से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी जो एजेंसीज है, हर जगह टॉप डॉट पोजीशंस पर हिंदुस्तानी मौजूद है। हमने पूरे विश्व में अपना योगदान अमर कर दिया है, लेकिन कहीं भी विश्व में कोई धमाका हो, उंगली पाकिस्तान तक पहुंचती है। बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म, यानी आतंकवाद का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर पाकिस्तान की आज यही पहचान बनकर रह गई है। इस पर आपका जवाब? सॉरी अंजना, ये आपका अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन हमें ऐसी पाकिस्तान में बैठ के या दुनिया से जब हम बातचीत करते हैं तो हमें तो कोई ऐसा तासुर नहीं मिलता कि दुनिया इस तरह सोचती है। मैं समझ सकता हूं कि भारत, आप क्यों ये बात कर रही हैं, क्योंकि भारत हमारे दोनों ममालिक के दरमियान एक हॉस्टिलिटी है, एंड दैट इज अ रियलिटी। और उसमें हमारी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो भी असरअंदाज होती है। इट्स ऑल्सो ए रियलिटी। तो मैं समझ सकता हूं जो आप बात कर रही हैं, लेकिन हमारी माशाल्लाह पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प हमारे वज़ीर आज़म को भी फ़ोन करते हैं, हमारे डिफरेंट दुनिया के ममालिक हमें भी फ़ोन आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ये कहें कि पाकिस्तान को लोग इस नज़र से देखते हैं। हमारे पर्सपेक्टिव्स जो हैं, हमारे जो लेंसेज हैं, वो शायद हमें ऑब्जेक्टिव होने नहीं देते। जिस तरह अभी किसी ने कहा, शायद परसाती साहब ने या चतुर्वेदी साहब ने कहा कि देखिए जम्मू और कश्मीर का मसला जो है वो टेरिटोरियल मसला नहीं है, इसीलिए चाइना और पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसको आप कंफ्यूज ना करें प्लीज़, क्योंकि हमारे यहाँ 12 मिलियन कश्मीरियों का मसला है जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कि कश्मीरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने पाकिस्तानी है ना सर, अगर उनकी चिंता आपका मुल्क कर लेगा तो आप कहीं जरूर पहुंच जाइएगा, और ये फोन कॉल धमाके होने के बाद नहीं आएंगे। मुझे लगता है यहीं पर हमें आप सच्चाई से भाग रहे हैं बासित साहब, आपको भी वो सच्चाई अंदर में मालूम है, क्योंकि आज पाकिस्तान का नाम आतंकिस्तान अगर हो गया है तो उसके पीछे एक वजह है। उससे आप चेहरा छिपा रहे हैं सर। इनकी कोई अहमियत नहीं है, इन नामों की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ तो जिनको पूरा विश्व आतंकी मानता है उनको क्यों पनाह देता है पाकिस्तान? मेरे इस सवाल का आप जवाब दीजिए। जिनको पूरा विश्व आतंकी मानता है, मसलन आप कोई नाम बताइए। हाफिज सईद, उससे बहस करें। मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद के खिलाफ क्या चीज? अनंत है ये बहस, क्योंकि आप कभी स्वीकारेंगे नहीं। यहीं पर इस बहस का मुझे लेकिन अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जिसको आप हॉस्टिलिटी दोनों देशों के बीच कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी पाकिस्तान के नजरिए से कह रहे हैं, वो अब्दुल बासित जी सिर्फ एक है, और वो ये है कि आप आतंकवाद को अपनी सबसे बड़ी इंडस्ट्री बना चुके हैं। सच से नजर बचाने से सच नहीं बदलता है। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।